आर्कटिक में जो कुछ होता है वह सिर्फ आर्कटिक तक सीमित नहीं रहता। कभी यह इलाका सिर्फ बर्फ और वीरानी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक फ्रंटियर्स में बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक बाकी दुनिया की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है और समुद्री बर्फ लगातार घट रही है। जैसे जैसे बर्फ पीछे हट रही है, वैसे वैसे नई शिपिंग रूट्स और नेचुरल रिसोर्सेज और मिलिट्री अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। कोल्ड वॉर के दौरान आर्कटिक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यहाँ कॉपरेशन बढ़ा और आर्कटिक काउंसिल जैसी संस्थाओं के जरिए रिसर्च और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर काम हुआ। लंबे समय तक आर्कटिक को हाई नॉर्थ लो टेंशन कहा जाता रहा, लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर ने इस तस्वीर को बदल दिया। रसिया की आर्कटिक मिलिट्री प्रेजेंस लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। उसकी न्यूक्लियर फोर्स का बड़ा हिस्सा आर्कटिक रीजन में मौजूद है। उसने कई सोवियत इरा मिलिट्री बेस को फिर से सक्रिय किया है। दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद रसिया की नॉर्दर्न बॉर्डर के सामने नाटो की मौजूदगी और मजबूत हुई है। नाटो ने भी आर्कटिक में बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज किए हैं। अलास्का के आसपास रसिया और अमेरिकन एयरक्राफ्ट की क्लोज एनकाउंटर्स और बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी ने इस क्षेत्र में एस्केलेशन की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए और ज़्यादा स्ट्रेटजिक बन गया है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित ग्रीनलैंड आर्कटिक सिक्योरिटी, मिलिट्री पोजीशनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहले से यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस रखता है और वाशिंगटन इसे रसिया और चाइना को काउंटर करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन ग्रीनलैंड के लोग अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को लेकर अलग विचार रखते हैं, इसलिए ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ रिसोर्सेज और सिक्योरिटी की नहीं, बल्कि उसके लोगों के भविष्य की भी है। दूसरी तरफ चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताकर इस क्षेत्र में अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है। उसकी पोलर सिल्क रोड इनिशिएटिव और रसिया के साथ एनर्जी प्रोजेक्ट्स इसका उदाहरण है। रसियन और चाइनीज शिप की ज्वाइंट आर्कटिक पेट्रोल्स और दोनों देशों के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संयुक्त गतिविधियों ने वेस्टर्न कंट्रीज की चिंता बढ़ा दी है। चाइना का कहना है कि उसका उद्देश्य कॉपरेशन है, लेकिन रसिया चाइना पार्टनरशिप आर्कटिक में पावर बैलेंस को बदल रही है और आर्कटिक की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है रिसोर्सेज और नए रूट्स। अनुमान है कि दुनिया के अनडिस्कवर्ड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व का बड़ा हिस्सा आर्कटिक में मौजूद है। ग्रीनलैंड और दूसरे आर्कटिक क्षेत्र में रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, जिसकी डिमांड मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंडस्ट्रीज के लिए लगातार बढ़ रही है। साथ ही मेल्टिंग सी आइस रसिया के नॉर्दर्न सी रूट को फ्यूचर शिपिंग कॉरिडोर बना सकती है, जो यूरोप और एशिया के बीच स्वेज कैनाल जैसी छोटी दूरी प्रदान कर सकता है। हालांकि अभी यह रूट मौसम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनप्रिडिक्टेबल आइस कंडीशन की वजह से स्वेज कैनाल का वास्तविक कंपटीशन नहीं बन पाया है। इसलिए आर्कटिक की कहानी सिर्फ पिघलती बर्फ की कहानी नहीं, यह क्लाइमेट चेंज, मिलिट्री पावर और नेचुरल रिसोर्सेज के आपस में जुड़े रहने की कहानी है। रसिया, अमेरिका, चाइना और नाटो सभी आर्कटिक में अपना इन्फ्लुएंस मजबूत करना चाहते हैं और जैसे जैसे बर्फ़ कम होगी, कंपटीशन बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। कभी आर्कटिक को हाई नॉर्थ लो टेंशन कहा जाता था, लेकिन आज शायद इसे एक नए नाम से देखना ज़्यादा सही होगा, हाई नॉर्थ हाई टेंशन। सवाल अब यह नहीं है कि आर्कटिक महत्वपूर्ण क्यों है, सवाल यह है कि आने वाले समय में इस बर्फीले क्षेत्र पर किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।